हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फिनोल का ही टॉपिक। फिनोल में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक केमिकल प्रॉपर्टी जो आप पढ़ चुके हो, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताया था। फिनोल के अंदर जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड टूटता है तो फिनोल एसिडिक नेचर शो करता है और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो मैं करवा चुका हूं। आज हमारे पास आगे टॉपिक है फिनोल की ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी जो आप अच्छे से जानते हो, सबसे ज्यादा जानते हो। कौन सी प्रॉपर्टी? क्योंकि फिनोल के अंदर एक बेंजीन रिंग है। क्या प्रेजेंट है बेटा? फिनोल के अंदर एक बेंजीन रिंग, और जिन कंपाउंड्स के अंदर भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है उनके बारे में मैंने तुम्हें बता रखा है। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस भी कंपाउंड में आपको क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग मिल जाए, उनकी एक स्पेशल रिएक्शन होती है। उन रिएक्शन को मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, बार बार तुम्हें याद दिला रहा हूं। कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपका जो फिनोल है, फिनोल के अंदर OH है, लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ OH? बेंजीन रिंग के साथ। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। क्योंकि फिनोल है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, इसका नाम फिनोल है और इसके अंदर बेंजीन रिंग है, इसलिए ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इनकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार मैं कंप्लीट रिमाइंड आपको करवा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब भी आपको ये रिएक्शन याद आ जाए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेटा कहीं पे भी आ जाए तो पहली बात तो ये किसके द्वारा शो की जाती है? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, या हम कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। किनके द्वारा शो की जाती है? या तो आप ये बोल लो एरोमेटिक कंपाउंड्स, या फिर आप ये कहो बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स। अब आप कहोगे सर फिनोल, अरे फिनोल बेंजीन का डेरिवेटिव है, वो किससे मिलके बना हुआ है? बेंजीन से मिलके बना हुआ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है, कब होती है, कैसे होती है, कहां पे होती है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा नॉर्मली 5 होती है। नॉर्मली कितनी होती है? 5। वो आप याद कर लो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है बेटा हैलोजिनेशन। सेकंड आपके पास कौन सी होती है? सल्फोनेशन। थर्ड आपके पास कौन सी होती है बेटा? नाइट्रेशन। फोर्थ आपके पास कौन सी होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फिफ्थ आपके पास कौन सी होती है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बेटा ये 5 रिएक्शन होती हैं, लेकिन इन रिएक्शन को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन में क्या जुड़ेगा। अब जैसे कि मैं हैलोजिनेशन करवाऊं, हैलोजिनेशन का मतलब आपको बेंजीन या इसके डेरिवेटिव की रिएक्शन, क्योंकि हम किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? बेंजीन या इसके डेरिवेटिव्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे आप फिनोल पढ़ रहे हो, फिनोल किसका डेरिवेटिव है? बेंजीन का। इसकी हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कितनी है? 5 है। उनके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि आप पहली कौन सी है? हैलोजिनेशन। अब आप फिनोल की कर रहे हो तो फिनोल की रिएक्शन आप हैलोजन से करवाओगे। कौन सा हैलोजन? क्लोरीन चाहो, ब्रोमीन चाहो, आयोडीन चाहो, ले सकते हो। फ्लोरीन नहीं लेंगे भाई, क्योंकि फ्लोरीन लेने से एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी, धमाकेदार, और धमाका आपको यहां पे नहीं करना है। नीट के पेपर में करना है, या CBSE बोर्ड के एग्जाम में करना है, हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में करना है, या फिर ICSE बोर्ड के एग्जाम में करना है। इसलिए बेटा आप क्लोरीन, ब्रोमीन या क्या यूज करोगे? आयोडीन। और जब ये यूज करेंगे, क्लोरीन यूज करोगे तो क्लोरीन जुड़ेगा बेटा, ब्रोमीन यूज करोगे ब्रोमीन जुड़ेगा, आयोडीन यूज करोगे तो क्या जुड़ेगा? आयोडीन। कहां पे जुड़ेगा? जब बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक या फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो वहां पे। लेकिन बस इतना बता रहा हूं, जुड़ता क्या है इतना याद रख लो, आगे की कहानी बाद में मैं सब बताऊंगा। सल्फोनेशन में बेटा रिएक्शन तो होती है H2SO4 के साथ, और जुड़ता क्या है? SO3H। क्या जुड़ता है? SO3H, क्योंकि H2SO4 ऐसे टूटता है, एक SO3H में टूट जाता है और दूसरा OH में। जुड़ता SO3H है, OH बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से नाइट्रेशन में रिएक्शन होती है HNO3 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 के साथ। जुड़ता कौन है इसमें? बेटा NO2 जुड़ता है। क्यों? HNO3 टूट जाता है NO2 प्लस OH में, OH बाहर निकल जाता है, और जुड़ता कौन है?
है NO2। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में RX आपने पिछली यूनिट पढ़ी थी, किसके साथ रिएक्शन, हेलो एल्केन के साथ करवाते हैं। जुड़ता कौन है, R यानी कि कार्बन चैन, और जो ये X है ये बाहर निकल जाता है बेटा। इसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें रिएक्शन करवाते हैं बेटा RC डबल बॉन्ड OCl के साथ, मतलब एसिड क्लोराइड के साथ इसमें कौन जुड़ता है, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये वाला जुड़ता है और Cl बाहर निकल जाता है। बेटा ये थे आपके पास 5 रिएक्शन जिनका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसमें क्या जुड़ता है इतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हेलोजिनेशन में हेलोजन, सल्फोनेशन में व्हाट रिएक्शन होगी H2SO4 से जुड़ेगा SO3H, नाइट्रेशन में रिएक्शन होगी HNO3 से जुड़ेगा NO2, फ्रीडल क्राफ्ट में रिएक्शन होगी हेलो एल्केन से जुड़ेगी कोई कार्बन चैन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रिएक्शन होगी RC डबल बॉन्ड OCl के साथ जुड़ेगा कौन, RC डबल बॉन्ड O। ये 5 रिएक्शन थी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल हो या बेंजीन हो या इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा, याद कर दो एक बार रफ, ये आपको याद होनी चाहिए भी कौन सी है। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके बेटा। तो आपको क्या हो गया, पता चल गया कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये थी बेटा। अब ध्यान से सुनिए, अब बात भी ध्यान से सुनने की है। ये तो आपने +1 में सुने होंगे, हेलोएरिन्स में सुने होंगे, अब मैंने फिर बता दिए तुम्हें, हो गया बेटा। अब आप ध्यान से सुनते जाइएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप किसकी पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो हम फिनोल की पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में किसकी पढ़ रहे हैं, फिनोल की। इसमें होता क्या है एक बार ये और सुन लीजिएगा दोबारा से, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इनके अंदर रियल में होता है बेटा, जब आप बेंजीन या इसके डेरिवेटिव से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओगे ना तो बेंजीन के अंदर 6 पोजीशन होती है, कितनी, 6। एक ब्लॉक है यहाँ पे, ब्लॉक मतलब उसकी जगह कौन जुड़ा हुआ, OH, इसलिए बेंजीन के अभी इस फिनोल में कितनी रही हुई है, 5। अगर हम बेंजीन लेते हैं ना यहाँ पे तो उसमें कितनी पोजीशन होती है, 6, और 6 की 6 पोजीशन कैसी होती है, इक्वल। लेकिन इसमें एक ब्लॉक हो गई, मतलब एक की जगह OH आ गया, अब 5 रह गई है, ये पांचों इक्वल नहीं है बेटा, कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था बेंजीन की 6 की 6 इक्वल, ये इक्वल है बेटा, देखो क्योंकि इनका नेबर, इनके पड़ोसी इक्वल है, लेकिन इनका पड़ोस इक्वल नहीं है। देखो इसके पड़ोस में OH, जिस कार्बन को OH जुड़ा वो प्रेजेंट है, लेकिन इसके पड़ोस में देखो, इसके पड़ोस में, इसके नेबर में तो ऐसा कार्बन है जिसके पास OH नहीं है, इसलिए इन पांचों कार्बन का पड़ोस सेम नहीं है, नेबर सेम नहीं है, इसलिए ये पांचों इक्वल नहीं है। तो बेंजीन के ऊपर जब कोई जुड़ जाता है तो वे हाइड्रोजन इक्वल नहीं रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, इक्वल नहीं रहते हैं। तो पता चल गया बेटा। अब क्या होता है बेटा इन रिएक्शन में, बेंजीन या इसके डेरिवेटिव कोई भी हो, बेंजीन का किसी भी पोजीशन से H पॉजिटिव निकलता है, क्या निकलता है। अब जैसे कि फिनोल लेंगे तो फिनोल में ये 5 पोजीशन है, इनमें से कहीं से भी आप H पॉजिटिव को खींच लोगे, H पॉजिटिव को बाहर निकालोगे खींच के, क्योंकि इन प्रत्येक पोजीशन पे एक कार्बन और एक क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन, और कुछ नहीं होता, एक ही हाइड्रोजन। मान लेते हैं मैंने ये वाला हाइड्रोजन बाहर खींच के निकाल दिया, निकाल दो, फेंक दो, ये H पॉजिटिव। और जब एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है तो उसको आप क्या नाम देते हो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम दिया जाता है उसको, इलेक्ट्रोफाइल। ये आप निकालोगे, जो निकाला है उसे बोलते हैं बेटा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम दिया जाता है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो आप ये बताओ अगर कहीं पे भी आ जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपके माइंड में एक बात आना चाहिए, इन रिएक्शन के अंदर ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। कौन निकलता है, H पॉजिटिव निकलता है, और H पॉजिटिव भी कहां से निकलेगा, बेंजीन की किसी भी पोजीशन से H पॉजिटिव क्या बन के निकलेगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन के निकलेगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। बेटा समझना है आपको, इसमें लिखना इतना ज्यादा नहीं है, लिखने की तो 3-4 लाइन है, वो मैं बाद में बता दूंगा, समझ लो। नहीं समझ, कम समझ में आ रहा तो आप हिंदी में लिख लो, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार अपने आप आ जाएगा बेटा। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, मैं इसलिए इन पे ज्यादा जोर लगा रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन आपने हेलोएरिन्स में भी पढ़ी थी, इसमें भी पढ़ रहे हो, आगे फिर पढ़ोगे, कई बार आएंगे आपकी 12th क्लास में, इसलिए कह रहा हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आती है तो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलता है, बेंजीन के किसी भी पोजीशन से H पॉजिटिव। अब आपने पॉजिटिव निकाला, मान लेते हैं ये एक क्रिस्टल है, इसके ये पार्टिकल
है, इन पार्टिकल का साइज 10 पिकोमीटर है। मैंने ये पार्टिकल निकाल दिया, तो क्या मैं इसकी जगह 12 पिकोमीटर साइज वाला पार्टिकल डाल सकता हूं? अरे फिट ही नहीं होगा। आपने निकाला 10 पिकोमीटर वाला, आप इसके अंदर डालना चाहते हो 12 पिकोमीटर वाला, कैसे आ सकता है बेटा? अगर आपने 10 का निकाला है तो डालना भी कैसा पड़ेगा? 10 का। जहां से जो चीज निकलती है ना बेटा इस अर्थ के ऊपर, वहीं पे वैसी ही डलेगी तो फिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए ये ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकला, तो इसकी जगह पे भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? नया इलेक्ट्रोफाइल। क्या जोड़ना पड़ेगा? न्यू इलेक्ट्रोफाइल। जब एक ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल नए इलेक्ट्रोफाइल से बदला जाता है तो उन रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम दिया जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप फिनोल की वही पढ़ने जा रहे हो, मतलब फिनोल की इन 5 में से कहीं भी से भी H पॉजिटिव निकलेगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और नया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। नया इलेक्ट्रोफाइल कौन जुड़ेगा? अरे अभी तो बताया था वो 5 रिएक्शन। हेलोजिनेशन में हेलोजन नया इलेक्ट्रोफाइल होगा। सल्फोनेशन में कौन बताया था? सल्फोनेशन में SO3H नया इलेक्ट्रोफाइल होगा। नाइट्रेशन में कौन बताया था? NO2। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन होगा? R। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कौन बताया था? RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये क्या होता है? इन सब पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन में X पॉजिटिव होता है। अब आप कुछ ये भी सोचते होंगे सर हेलोजन पे पॉजिटिव होता है बेटा, सब कुछ होता है इस अर्थ पे। तो ये क्या है? नए इलेक्ट्रोफाइल। देखो हेलोजिनेशन में ये नया इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फोनेशन में ये है, नाइट्रेशन में ये है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ये है। तो ये वाले नए इलेक्ट्रोफाइल इस ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को बदल देते हैं और कौन सी रिएक्शन हो जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं आपको समझाना ही तो चाह रहा था बेटा, होती क्या है ये। अभी तक आपको सिर्फ इतना पता करना ये क्या है, कैसे होती है, किसका रिप्लेसमेंट किससे होता है, पता चल गया, और कौन कौन सी रिएक्शन है। हो गया बेटा? तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर पते की बात और आगे बता रहा हूं। तो सुनिएगा बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ये मैंने कर दिया, सॉरी रफ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बताता हूं। अब एक बार आप सुनिएगा, ये देखो मैंने बताया था जब अकेला बेंजीन होना तो इसकी 6 की 6 ऑल 6 पोजीशन आर इक्वल। ऑल 6 पोजीशन आर इक्वल, 6 की 6 पोजीशन इक्वल है बेटा। आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? कहीं से भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हो क्योंकि सारे इक्वल है। लेकिन मैंने बताया था जब बेंजीन के ऊपर कोई जुड़ जाता है तो इसकी जो बची हुई पोजीशन है वो इक्वल नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उनका पड़ोस, उनका नेबर वो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। कैसा हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। अब देखिएगा फिनोल में एक पोजीशन पे वो जुड़ा हुआ, लेकिन ये 5 पोजीशन जो रह गई हैं ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि इनका नेबर सेम नहीं है। इसलिए ये जो 5 पोजीशन रह गई दीज आर अनइक्वल। कैसी है बेटा? अनइक्वल। इसलिए क्या है, अब आपके पास कौन सी पोजीशन से, ये 5 पोजीशन है, कौन सी पोजीशन से मैं ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को निकालूं और नया न्यूक्लियोफाइल जोड़ूं? यह भी एक क्वेश्चन बन गया बेटा आपके पास। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कहां से निकाले और नया न्यूक्लियोफाइल कहां पे जोड़े, सॉरी ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कहां से निकाले और नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जोड़े? उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी बेटा। क्या है? अब जैसे कि फिनोल पढ़ रहे हैं, फिनोल के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप। जो ऊपर ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑलरेडी बेंजीन पे, वो डिसाइड करता है जो नया इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा इन 5 में से। तो इसलिए आप ये भी एक डाल लो, व्हेन एनी ग्रुप present on the benzene ring, when any group present on the benzene ring, then that group decide where the new electrophile add, where the new electrophile add, नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे ऐड होगा? तो नया इलेक्ट्रोफाइल यहां पे इन 5 में से कहां पे ऐड होगा ये कौन बताता है? द ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। और इस ग्रुप के इस इफेक्ट को बोलते हैं बेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इसके इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोला जाता है। तो बोलो बेटा आपको एक एक बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपको यहीं से तो डालना, इससे पहले वाला तो आपको समझने का था। तो आप क्या
लिखोगे, इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल देयर इज द OH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग which decide that new electrophile were add on the benzene ring and this effect of the OH group is known as directive influence। इस फिनोल का जो OH है ये डिसाइड करेगा नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, उसके इस इफेक्ट को बेटा क्या नाम दिया मैंने, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। क्या नाम दिया है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो अब इस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग OH ग्रुप नए इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे जोड़ता है वो देखिएगा, नए इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे जोड़ता है वो देखिएगा। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं तो आप देखते जाइएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं तो आप आगे डाल लीजिएगा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ OH ग्रुप आप इसमें लिख सकते हो एवरीथिंग। तो आप क्या लिखोगे, अब ये नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे ऐड करेगा, दिस इज depend on the OH group या group which is present on the benzene ring. It decide where the new electrophile add और this effect is known as directive influence। इसके इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं बेटा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ये डिसाइड करेगा नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा। एक बात बताता हूं, पिछली यूनिट में बताया था, +1 में बता रखा है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप आ जाए बेटा और आपको ये देखना हो ये ग्रुप क्या कहता है, इस पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल नया जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा या यहां पे, तो ये इसको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करता वो सुनिएगा। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, इस पोजीशन को क्या नाम दिया जाता है, पैरा। हो गई 3 पोजीशन, ये ऑर्थो है और ये क्या मेटा, ये और ये इक्वल है, दोनों ऑर्थो हैं, ये और ये इक्वल है, दोनों मेटा है, और ये अलग है, पैरा है। अब कहां पे जुड़ेगा इसको डिसाइड करना है। इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, देखो 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है बेटा आपके पास +R इफेक्ट और एक होता है बेटा -R इफेक्ट। कौन कौन सा इफेक्ट होता है, एक +R होता है, एक -R। अगर आपको फिर से, अगर आपने मेरी हेलोएरिन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, हेलोएरिन्स का जो लास्ट पार्ट था 19 पार्ट मेरी वीडियोज के अंदर, उसके अंदर मैंने यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन रखी है बेटा। वहां पे जिसको समझ में आ गई समझो यहां पे भी आ गई। तो क्या है, इस OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, +R है या -R है, ये बताओगे आप। सबसे पहले तो मैं बता दूं, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, OR ग्रुप और R ग्रुप, इनका होता बेटा +R इफेक्ट। और जो ग्रुप +R इफेक्ट देते हैं, जो भी ग्रुप +R इफेक्ट देते हैं, और भी है बेटा इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होते हैं बेटा +R इफेक्ट वाले। जो भी ग्रुप +R इफेक्ट देते हैं वे ऑर्थो पैरा नेचर के होते हैं। मतलब अगर इस ग्रुप का, जैसे अब ये OH है, OH का कैसा इफेक्ट है, +R, अगर इसका +R इफेक्ट है तो जो नया इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां तो या तो इस पोजीशन पे ऑर्थो पे या फिर कहां पे जुड़ेगा, इस पैरा पे। ये इसने डिसाइड किया। कैसे डिसाइड किया वो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ अभी इतना याद रखो, अगर किसी ग्रुप का +R इफेक्ट है तो वो क्या कहता है, नया इलेक्ट्रोफाइल जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या कहां पे जुड़ेगा, पैरा पे। अब -R वाले देखो, NO2 ग्रुप है, CN ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब क्या देते हैं बेटा, इन सब का -R इफेक्ट है। और जो भी ग्रुप -R इफेक्ट देते हैं वे कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। ये सब +1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं बेटा, लेकिन इसको मैं यहां पे OH को एक्सप्लेन करूंगा बेटा, सारा नहीं होगा। OH अगर आपको आ गया तो ये समझो सब कुछ आ गया। अरे हेलोएरिन्स का जो मैंने 19 पार्ट करवा था ना, अगर वो आता तो आपको ये भी आता है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको OH का आ गया तो इन सब का भी आ जाएगा और इन सब का भी आ जाएगा। हो गया बेटा। तो OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इतना कंफर्म हो गया। क्यों हुआ आप याद कर लो, आगे की यूनिट में बार बार जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसका कैसा इफेक्ट है बेटा, +R इफेक्ट है। कैसा है, तो व्हेन एनी ग्रुप प्रेजेंट ऑन द रिंग हैव +R इफेक्ट देन इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दिस इज इट्स डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। और इसके इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एंड व्हेन एनी ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग हैव -R इट इज द मेटा डायरेक्टिंग। ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन अब इस यूनिट पे आओ, फिनोल पे आओ, तो आप क्या लिखोगे, इन फिनोल OH ग्रुप इज प्रेजेंट, इन फिनोल OH ग्रुप इज प्रेजेंट व्हिच हैव +R इफेक्ट, व्हिच हैव +R इफेक्ट, सो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए कैसा होगा बेटा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा होगा, ऑर्थो
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आगे देखिए, एक बार आप नोट डाउन कीजिएगा ये ऑर्थो पैरा क्यों है, अब इसका रीजन सुनिएगा। हो गया बेटा। अब आगे देखिएगा ये ऑर्थो पैरा क्यों है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब आप सुनते जाइएगा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है। एक बार आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिए बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनमें ध्यान से सुनिए मेरी बात। इन रिएक्शन में अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करता है? इन रिएक्शन के अंदर, आप हिंदी में लिख लो चाहे, इन रिएक्शन के अंदर कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो आप साथ साथ नोट कर रहे हो तो रफ में नोट कर लिया करो, उसके बाद फेयर कॉपी बना लिया करो। तो लिख लोगे इन दीज रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक। इन रिएक्शन में कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल, ई पॉजिटिव, इट अटैक। और एक बात बताओ, अब आपको ये पता चल गया इन रिएक्शन में ये अटैक करता है। एक पॉजिटिव कहां पे अटैक करता है? जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो इट अटैक वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? हाई। अब आइए आपके पास, मैं ये बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? OH। OH में जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर क्या करता है? ये जो ऑक्सीजन है इन लोन पेयर्स को बेंजीन को दे देता है। कहां पे पढ़ा था? अरे आपने एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल बताया था ना मैंने, उसमें थी ना ये। इसने जब डोनेट किया तो उसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, वे फिर बनाऊंगा मैं, लेकिन उन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या थे एक बार देख लीजिएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आए थे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आए थे। आया था या नहीं आया था ऐसा? तो ये मैं करवा चुका हूं, ये आपके पास ऐसा हुआ था। इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया। ये यहां पे नेगेटिव। अगले केस में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे। आपके पास क्या बना था बेटा? आपके पास ये प्रिपेयर हो गया था। हुआ था या नहीं हुआ था? ये और ये नेगेटिव। अगले केस में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे। क्या बना था आपके पास? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना था बेटा। और आपने क्या किया था? ये इधर और नेगेटिव। फाइनली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे। आपने क्या बनाया था बेटा? फाइनली ये बनाया था। अब आप इस में देखिए, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फोर्थ देख लिया बेटा। तो आप लिखोगे, इतना लिख लिया था, व्हेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। कहां पे अटैक करता है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। इन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अब आप क्या लिखोगे? एक लाइन और बढ़ा लो, इन फिनोल OH ग्रुप शो प्लस आर इफेक्ट। इन फिनोल OH ग्रुप शो प्लस आर इफेक्ट which increase electron density at ortho para and ortho position। कहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रखे हैं बेटा? दिखाई दे रहा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। कैसे? जहां पे नेगेटिव है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो आपने क्या लिखा? बाय द प्लस आर इफेक्ट OH ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन एज शोन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, अब आपको मैंने 2 लाइन लिखवाई, समझ आया नहीं आया? तो आपने क्या बताया? इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, इन 3 पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, इन 3 पोजीशन के ऊपर। क्या बेटा? इन 3 पोजीशन के ऊपर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन 3 पोजीशन के ऊपर हमें क्या मिल रहा है? इन 3 पोजीशन के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नेगेटिव चार्ज। इसलिए क्या है? न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन when they react with the phenol। जब फिनोल से रिएक्ट करवाएंगे, इसलिए नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, या कहां पे जुड़ेगा? ऑर्थो पे। इसलिए आप आगे क्या लिखोगे? सो फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, व्हाई? आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो आप एक और क्वेश्चन डाल लीजिएगा, फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, व्हाई? अगर ऐसा आ जाए तब भी आपको यही सभी कुछ लिखना है, फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, व्हाई? तब आप बताओगे दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन हाई। इन द फिनोल OH ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन एज शोन इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन
रिएक्शन दस वी कैन से फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? अरे ये था आपके पास, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो आप रख सकते हो बेटा, क्या कर सकते हो? रख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो आपको पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। बोलो बेटा पता चला या नहीं पता चला ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों? आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां से हमें पता चल गया फिनोल कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे देखिएगा फिर। अब एक और बात पता की है इसमें, एक और बात क्या है मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। अब आप एक बेंजीन है और एक अब हम ले रहे हैं फिनोल, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वही मैंने लिया है। ये आपके पास दो हैं। अब ये बताओ विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो ये पढ़ रहे हो इनकी तरफ बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव या फिनोल ज्यादा रिएक्टिव है? एक क्वेश्चन ये बनता है तो उसके लिए आप कैसे बताओगे? उसकी भी एक कंडीशन बता देता हूं बेटा, बार बार आपको याद ना करना पड़े। उसके लिए आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट देखना। देखो प्लस आई और माइनस आई डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी। किसको डिसाइड करते हैं? रिएक्टिविटी को, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। और प्लस आर और माइनस आर किसको डिसाइड करते हैं? ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा, यही बताया ना। अब देखिए प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन आता है? OH है, NH2 है, OR है और R है। माइनस आई में NO2 है, CN है, COH है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब आते हैं बेटा। ये जो प्लस आई इफेक्ट वाले हैं इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्या काम है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ठीक है। अब यहां पे OH कौन सी कैटेगरी में आता है? प्लस आई। इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। और जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हो तो मैंने बताया है कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे फास्टली अटैक करेगा या फिनोल वाली बेंजीन पे? जिसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है बेटा? फिनोल वाले के पास। क्यों? फिनोल पे जो OH ग्रुप आया है उसने इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी कर दी है? हाई। इसलिए क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे फास्टली करेगा अटैक। इसलिए मैं भी ये भी कह सकता हूं फिनोल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम लिख सकते हैं फिनोल इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप। इसके प्लस आई इफेक्ट से फिनोल कैसा है बेटा? हाईली रिएक्टिव है। किसकी तरफ? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है। इसके इस इफेक्ट को बेटा एक्टिवेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट? एक्टिवेटिंग। मतलब इसने बेंजीन रिंग को रिएक्टिव बना दिया और भी ज्यादा। तो ये क्या? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा है? हाईली, यानी कि इसने बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास कैसा इफेक्ट है बेटा? प्लस आई। प्लस आई से इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसलिए नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इस बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास क्या है? कम। तो एक और क्वेश्चन बन गया, फिनोल इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, इट्स प्लस आई इफेक्ट। अपने प्लस आई इफेक्ट से ये कैसा बना देता है? बेंजीन को हाईली रिएक्टिव बना देता है बेटा। कैसा बना देता है? हाईली रिएक्टिव बना देता है। इसलिए क्या है? बेंजीन जो फिनोल है वो कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होने के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे देखना। अब वो 5 रिएक्शन करवाओ बेटा, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। यहां तक बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? अब उन रिएक्शन पे आ जाइएगा, तो उन रिएक्शन को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले करवाऊंगा बेटा मैं हेलोजिनेशन। क्या करवाऊंगा? हेलोजिनेशन। एक एक बात सुनने की है बेटा, बड़े ध्यान से सुनने की है। तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी करवाएंगे हम? हेलोजिनेशन करवाएंगे। अब हेलोजिनेशन के बारे में सुनते जाइएगा। मैंने ये फिनोल लिया, किसकी हेलोजिनेशन करवानी है? फिनोल। मैंने इसके ऊपर डाल दिया बेटा Br2। क्या डाल दिया? ब्रोमीन हेलोजन डाल दिया मान लेते हैं। और जब भी आप हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हो तो मैंने तुम्हें बताया था पिछली यूनिट में +1 में कौन सा कैटालिस्ट डालते हो? AlCl3 या FeCl3। क्या डालते हो? AlCl3 या FeCl3। इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है नया इलेक्ट्रोफाइल बनाना। यहां पे नया इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? ध्यान से सोचिए। मैंने बताया था ये जो हेलोजन लोगे, अब ब्रोमीन लिया तो इसमें से कौन निकलेगा?
ब्रोमीन पॉजिटिव, क्लोरीन लेते तो क्लोरीन पॉजिटिव, जो किसका काम करते हैं, न्यू इलेक्ट्रोफाइल का। और ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलेगा, H पॉजिटिव को मैंने क्या बताया था, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। कहां से निकलेगा, या तो इस ऑर्थो से या इस पैरा से। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप कैसा बताया था, अभी तो बताया था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए या तो इससे निकलेगा या इससे। अब जब ये H पॉजिटिव ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा ना बेटा, तो न्यू इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। ये न्यू इलेक्ट्रोफाइल बनाता कौन है बेटा, AlCl3 या FeCl3। कौन बनाता है, AlCl3, या फिर आपका कौन प्रिपेयर करता है बेटा, FeCl3 प्रिपेयर करता है। बेटा ये न्यू इलेक्ट्रोफाइल कौन बनाता है, AlCl3 FeCl3। लेकिन फिनोल का इतना एक्टिवेटिंग इफेक्ट है, मैंने बताया तो था, ये OH बेंजीन रिंग को इतना ज्यादा रिएक्टिव बना देता है, आपको इनकी भी जरूरत नहीं है, इनकी भी आपको जरूरत नहीं है, इनके बिना भी। लेकिन ये जो ब्रोमीन वाटर ना, ये एक्वस लेते हैं। कैसा लेते हैं बेटा, एक्वस। सोलवेंट का काम तो करेगा कोई ना कोई, एक्वस या ब्रोमीन वाटर भी लिख सकते हो आप इसको। क्या लिख सकते हो, ब्रोमीन वाटर लेते हैं। और देखो ब्रोमीन वाटर भी हाईली रिएक्टिव और ये भी हाईली रिएक्टिव, इसलिए एक पते की बात होगी, ध्यान से देखना क्या होगा। इसलिए क्या है, तो आपको एक एक बात याद होनी चाहिए। हमें Br2 जब हैलोजिनेशन करवाते हैं फिनोल का, तो हमें AlCl3 और FeCl3 आर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज विदाउट दीज AlCl3 और FeCl3 वी कैन जनरेट, वी कैन फॉर्म नया इलेक्ट्रोफाइल, न्यू इलेक्ट्रोफाइल, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ फिनोल। फिनोल इतना ज्यादा रिएक्टिव है, ये अपने आप से नया इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। तो नया इलेक्ट्रोफाइल कौन बनना है बेटा, ब्रोमीन पॉजिटिव। क्लोरीन लेते तो क्लोरीन पॉजिटिव बनता, लेकिन बेटा इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट इतना है, ये ऑर्थो, ये पैरा और ये ऑर्थो, तीनों पोजीशन पे एक साथ नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इसलिए मैं ये 6 लूंगा। 6 लेने पर देखो क्या बनेगा, इसमें से बेटा एक तो ब्रोमीन पॉजिटिव बनता है, एक ब्रोमीन क्या बनता है, नेगेटिव। ये 3 है तो 3 ब्रोमीन पॉजिटिव बनेंगे, 3 ब्रोमीन नेगेटिव। देखो 3 दूनी 6 है तो 3 ब्रोमीन पॉजिटिव, 3 ब्रोमीन नेगेटिव। ये यहां से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, कितने निकले, 3 H पॉजिटिव। इन तीनों ब्रोमीन को लेके क्या बना लेंगे, 3HBr। क्या बना लेंगे बेटा, 3HBr। रह गए आपके 3 ब्रोमीन पॉजिटिव, एक यहां पे जुड़ जाएगा, एक यहां पे और एक यहां पे। तो जोड़ दो बेटा, क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, एक ब्रोमीन यहां पे जोड़ दोगे, एक ब्रोमीन यहां पे जोड़ दोगे और एक ब्रोमीन यहां पे। नाम क्या बेटा इसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या नाम है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये बन गया बेटा। अब आपके पास देखो क्यों जुड़ा इन तीनों पोजीशन पे, क्योंकि आपने क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है। और यहां से हमने ब्रोमीन वाटर लिया, इट इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, सो ऑल द ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो 3 पोजीशन सब्स्टिट्यूट साइमल्टेनियसली, एक साथ तीनों सब्स्टिट्यूट हो गए। इसलिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है, क्या पूछता है, कन्वर्ट फिनोल इंटू 2,4,6, ये सीधा पूछ लेगा, कन्वर्ट फिनोल इंटू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तब आपको ये रिएक्शन करवानी पड़ेगी और ये आपको दिखाना नहीं होता है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है, हमें AlCl3 FeCl3 की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, तो आप बताओगे AlCl3 जनरेट न्यू इलेक्ट्रोफाइल, but these are not required because due to strong activating effect of phenol already it form इलेक्ट्रोफाइल। ये अपने आप इलेक्ट्रोफाइल बना देता है बेटा। नहीं हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा, तो तीनों पोजीशन, क्लोरीन लेते तो तीनों पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ जाता, आयोडीन लेते तो तीनों पोजीशन पे कौन जुड़ता, आयोडीन जुड़ता। बोलो बेटा, लेकिन एक क्वेश्चन आपके पास ये बन गया, अगर मुझे अकेला ऑर्थो पे या यहां पे जोड़ना हो, एक जगह जोड़ना हो, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, इसकी रिएक्टिविटी को तो हम कम नहीं कर सकते, तो क्या करें, इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दो। आपने एक्वस लिया है, ये तो हाईली रिएक्टिव है, तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करो। कैसे करोगे बताता हूं, नोट डाउन कर लिया तो लिखिएगा। तो क्या है, इफ वी वांट, लिखो, इफ वी वांट हेलोजिनेशन only at one position, only at one position, either at ortho या पैरा। अगर हमें एक जगह चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, then we take low polarity solvent, low polarity का solvent लेंगे बेटा, low polarity का। अभी तक आपने एक्वस मतलब वाटर लिया, वाटर हाईली पोलर होता है इसलिए इसको रिएक्टिव बना देता है, तो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते। कैसे, मैंने ले लिया लो पोलरिटी का सॉल्वेंट, जैसे कि CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर आप क्लोरोफॉर्म ले लो, इनकी पोलैरिटी लो होते हैं, दीज
डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी को कम कर देंगे, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन की। अब क्या होगा, आप देखिए, केवल 2 ब्रोमीन, इनमें से एक ब्रोमीन पॉजिटिव जो नया इलेक्ट्रोफाइल है, और एक ब्रोमीन क्या निकलेगा, नेगेटिव। या तो इस ऑर्थो से बेटा या पैरा से कहीं एक जगह से H पॉजिटिव निकलेगा, जिसको आप क्या नाम देते हो, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। और ये ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल इस ब्रोमीन नेगेटिव के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, HBr। अब आपके पास यहां से निकला, मान लेते हैं H पॉजिटिव, तो जो नया इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमीन पॉजिटिव वो यहां पे जुड़ जाएगा, यहां से निकलेगा तो यहां पे कहीं एक जगह जुड़ेगा बेटा। लेकिन मुझे पता क्या करना होता, आप कहोगे सर आपने तो दोनों जगह दिखा दिया। अब मुझे तो पता नहीं है, मान लेते ये 100% लिया था, 100 में से 40% ब्रोमीन नया यहां पे रिप्लेस हो गया और 60% यहां पे। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में बेटा आप दोनों जगह दिखा दो। पीछे करते थे ना मेजर माइनर, आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिख दो मेजर, इसको लिख दो माइनर, ऐसा आप कर सकते हो। तो ये क्या है, मेजर माइनर बन जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होता है बेटा, क्या किया, सॉरी आपने क्या किया है, ये ब्रोमीन आपने कुछ भी तो नहीं किया, आपने सिर्फ एक ही बात है, इसमें से नया इलेक्ट्रोफाइल निकला ब्रोमीन पॉजिटिव, या तो ऑर्थो से या पैरा से H पॉजिटिव निकला, उसने इस ब्रोमीन नेगेटिव को लिया HBr। अब ये नया इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया, एक बार कहां पे जोड़ दिया, पैरा पे जोड़ दिया। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसलिए मैंने बताया है, पहली रिएक्शन हो गई कौन सी, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन अगर एक्वस ब्रोमीन एक्वस क्लोरीन लोगे तो तीनों पोजीशन पे जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी रिएक्टिव हो जाता है और ये भी रिएक्टिव। एक जगह जोड़ना है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। मेटा पे तो जुड़ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है। या तो ऑर्थो पे या पैरा पे जोड़ना है तो लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट लेने पड़ेंगे, तो ये लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट है, इसको कम रिएक्टिव बना देंगे, इसलिए या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहां पे जुड़ेगा, पैरा पे। ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई बेटा हेलोजिनेशन। यहां पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ ले सकते हो बेटा, मैंने ब्रोमीन के एग्जांपल लेके तुम्हारे पेश किए सामने। हेलोजिनेशन हो गया बेटा। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, आगे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा फिनोल की। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। इनमें सेकंड कौन सी है? इनमें सेकंड आइएगा बेटा। सेकंड मैंने तुम्हें बताया था सल्फोनेशन। कौन सी होती है बेटा? सल्फोनेशन होती है। तो ले लो फिनोल, ये ले लिया मैंने फिनोल। क्या ले लिया बेटा? फिनोल ले लिया। ये आपने फिनोल लिया है, अब आप इसका सल्फोनेशन करवाओगे। सल्फोनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखते जाइएगा एक एक करके। सल्फोनेशन के केस में क्या प्रिपेयर होता है तो हम देख लेते हैं सल्फोनेशन में क्या बनेगा। तो यहां पे करते हैं सल्फोनेशन। सबसे पहले इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाओगे। किसके साथ करवाओगे? H2SO4 करवा दिया। जैसे ही H2SO4 से करवाओगे, इसका आपको पता है किस में टूटेगा, SO3H पॉजिटिव, जो कि किसका काम करता है, न्यू इलेक्ट्रोफाइल बताया था। और दूसरा क्या बताया था, इसमें से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा ना उसको लेगा। और ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बार बार बता रहा हूं, H पॉजिटिव। कहां से निकलेगा, या तो ऑर्थो से या कहां से निकलेगा, पैरा से। लेकिन टेम्परेचर है, अगर 273 केल्विन से 278 केल्विन या 298 केल्विन तक रखोगे बेटा, इतना टेम्परेचर रखोगे तो केवल ऑर्थो से निकलेगा। कहां से निकलेगा, ऑर्थो से एक H पॉजिटिव, जिसको आप ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। यहां से H पॉजिटिव निकला, उसने इस OH नेगेटिव को लिया, क्या बना लिया, H2O। तो यहां पे कौन जुड़ जाएगा, SO3H। कौन जुड़ जाएगा बेटा, SO3H। ये फिनोल, और यहां पे कौन जुड़ गया, SO3H हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्या करूं, टेम्परेचर 373 केल्विन कर दूं, कितना कर दूं, 373, और H2SO4 डाल दूं। H2SO4 फिर से किसमें टूटेगा, SO3H पॉजिटिव, और किसमें टूटेगा, OH। तब इस ऑर्थो से नहीं निकलेगा भाई, तब कहां से निकलेगा, पैरा से एक H पॉजिटिव निकलेगा, वो इस OH नेगेटिव को लेकर क्या बनाएगा, H2O। तो इस H पॉजिटिव की जगह कौन जुड़ जाएगा, SO3H। तब आपका प्रोडक्ट देखो बेटा क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा। तो सल्फोनेशन में ध्यान रखना, इतना टेम्परेचर है तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, इतना टेम्परेचर है तो कहां पे जुड़ेगा बेटा, पैरा पे। ये थी बेटा सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, जिसका नाम है सल्फोनेशन। क्या नाम है बेटा, सल्फोनेशन नाम है। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिएगा बेटा क्या है, कर दूं रफ इसको। थर्ड रिएक्शन देखिएगा, नाइट्रेशन।
फिनोल की सबसे इंपॉर्टेंट ही नाइट्रेशन और एलोजिनेशन है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? नाइट्रेशन। तो तीसरी है नाइट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है। रही बात लास्ट की दो, वो आप खुद करोगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे आते ही पूछूंगा, लेकिन आप नाइट्रेशन देखिएगा। अब नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नाइट्रेशन को देखोगे तो क्या हो जाएगा, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? HNO3 के साथ। अब HNO3 दो होते हैं, एक डाइल्यूट, पहले हम डाइल्यूट के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? ये मैंने ले लिया फिनोल। क्या ले लिया बेटा? फिनोल। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? पहले केस में डाइल्यूट के साथ करवाओगे। तो डाइल्यूट हम ले लेते हैं बेटा, डाइल्यूट में करवाएंगे तो क्या बनेगा वो आप खुद बताओगे। ये मैंने HNO3 ले लिया। कैसा लिया? डाइल्यूट। किसकी प्रेजेंस में होती है? डाइल्यूट H2SO4, इसकी प्रेजेंस में। इसका काम क्या होता है पता है? क्योंकि ये टूटता किस में? NO2 और OH बता था, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव। ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? न्यू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये जो नया इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके कारण बना है। ये एक लंबी चौड़ी कहानी है बेटा, कभी टाइम लगा तब सुनाऊंगा, अदरवाइज आप मेरी +1 की वीडियो देख लीजिएगा। या तो ऑर्थो से या पैरा से क्या निकलेगा? एक H पॉजिटिव। क्या निकलेगा? H पॉजिटिव, जिसको आप ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। ये H पॉजिटिव सोवच नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा? H2O। ये नया इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है, पैरा पे भी। इसलिए ऐसे केसेस में मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं। तो आप क्या करोगे, एक बार ऑर्थो पे जोड़ के दिखा दो और एक बार कहां पे जोड़ के दिखा दोगे बेटा? पैरा पे जोड़ के दिखा दोगे। कहां पे जोड़ के दिखाओगे? पैरा पोर्शन पे। बोलो बेटा समझ आ गया या नहीं आ गया? ऐसे करते हैं बेटा ये डाइल्यूट के साथ। लेकिन इसमें क्वेश्चन बनता है बेटा, बड़ा पते का बनता है, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। तो बेटा अब आपके पास क्या बन गया? इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। क्या नाम है इसका? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। इसका नाम है बेटा पैरानाइट्रोफिनोल। इसका नाम क्या है? पैरानाइट्रोफिनोल। आपसे क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? देखते जाइएगा। इस रिएक्शन में इन दोनों का मिक्सर बनेगा। क्या बनेगा? मिक्सर। आपसे कह दे हाउ विल यू सेपरेट द मिक्सर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। क्वेश्चन डालिएगा, हाउ विल यू सेपरेट मिक्सर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। तो आंसर सुनिएगा, दीज आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। कैसे करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से इनको सेपरेट करते हैं बेटा। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड में क्या करते हैं? ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक बात कहूंगा। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड में ये इसके भाप पहले बन जाते हैं। स्टीम क्यों बनते हैं? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसलिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया वो आपके बोर्ड में। इट इज स्टीम वोलाटाइल। ये वोलाटाइल है, ये लेस वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब ये ज्यादा वेपर्स बनाता है, ये कम बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। मतलब मान लेते हैं ये बीकर है, एक में ऑर्थो और पैरा ये दोनों बन गए। मैं इसको हीट करूंगा, हीट करते ही जो ये ऑर्थो वाला है ये वेपर्स बनाएगा। इन वेपर्स को मैं अलग से बीकर में इकट्ठा कर लूंगा, इसलिए ऑर्थो वाला अलग हो जाएगा और पैरा वाला क्या हो जाएगा? अलग। ये ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसका हाई है, इसलिए ये वोलाटाइल है और ये लेस वोलाटाइल है। इसलिए इनको कैसे सेपरेट करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन से। कैसे? स्टीम डिस्टिलेशन से। कम से कम भी 100 बार रिपीटेड है बेटा ये क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है, ये लो बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? वो सुनते जाइएगा बेटा। इसको रफ कर दूं एक बार तो सुनते जाइएगा। ये आपका जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ये रहा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में ये एक बॉन्डिंग आती है जिसको नाम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी है? और इसका नाम है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंट्रा, INTRA। क्यों? एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है बेटा? वीक। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? लो। लेकिन इसके अंदर देखिएगा, इसका यहीं पे बना देता हूं, इसका एक और मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, यह आ गया बेटा, और इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है बेटा? हाई। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। रीजन, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर कौन सी है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी आएगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बेटा, डाइल्यूट HNO3 के साथ नाइट्रेशन रिएक्शन फिनोल की कर लोगे या नहीं कर लोगे? ये क्या थी? तीसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई आपकी। अब देखते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाओगे तो क्या बनेगा। तो एक रिएक्शन वो हो रहा है कंसंट्रेटेड HNO3।
अब लेते हैं बेटा कंसंट्रेटेड HNO3। तो ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेटेड, ये मैंने फिनोल लिया। फिनोल कैसा बेटा? हाईली रिएक्टिव, पहले ही बता चुका हूं ना। अब की बार HNO3 कैसा ले लिया? कंसंट्रेटेड। ये भी कैसा हो गया? हाईली रिएक्टिव। और किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ये भी हाईली रिएक्टिव, ये भी हाईली रिएक्टिव। तो इस बार फिर से नई कहानी क्या होगी? ये ऑर्थो, ये पैरा और ये ऑर्थो, तीनों पोजीशन एक साथ जुड़ेंगे। जैसे एक्वस ब्रोमीन लिया तब जुड़े थे ना, वही। इसलिए आपको ये कितने लेने पड़ेंगे? 3। ये 3 लेंगे तो इसमें से 3 NO2 पॉजिटिव बनेंगे और 3 क्या बनेंगे? OH नेगेटिव। अभी तो बताया था HNO3 किस में टूटता है? NO2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये 3 लिए तो 3 NO2 पॉजिटिव बन गए, 3 क्या बन गए? OH नेगेटिव। एक H पॉजिटिव यहां से, एक H पॉजिटिव यहां से, एक H पॉजिटिव यहां से। कितने H पॉजिटिव निकले बेटा? 3। ये 3 H पॉजिटिव क्या करेंगे? इन तीनों OH नेगेटिव को लेकर क्या बना लेंगे? 3H2O। क्या बना लेंगे बेटा? 3H2O। क्या रह गए? NO2 कितने? 3। एक यहां पे जुड़ जाएगा, एक यहां पे जुड़ जाएगा और एक यहां पे। जोड़ दो बेटा, तीनों जगह पे ये मैंने जोड़ दिया। एक यहां पे जोड़ दिया, एक यहां पे जोड़ दिया और एक यहां पे जोड़ दिया। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? तीनों पोजीशन पे क्यों जुड़ा? बिकॉज फिनोल इज हाईली रिएक्टिव। सिमिलरली कंसंट्रेटेड HNO3 इज हाईली रिएक्टिव। सो ऑल ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूट। इसलिए सारी की सारी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन क्या होंगे? सब्स्टिट्यूट होंगे। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया इसके अंदर? तो ये क्या है? तीनों पोजीशन क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ये आपके पास था बेटा नाइट्रेशन। और इसका नाम सुनिएगा, क्या नाम है? इसका नाम है बेटा पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? ध्यान से सुनने की बात है। क्या नाम है इसका? पिक्रिक एसिड नाम है इसका। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन लिख लीजिएगा। नेम ए कंपाउंड, name a compound which is not from carboxylic acid family, which is not from acid family। ये एसिड की फैमिली से नहीं है। which is not from the acid family but its name ending with the acid। लेकिन देखो क्या कह रहा क्वेश्चन का मतलब समझो। इसका ये कोई एसिड की फैमिली से नहीं है, फिर भी इसके नाम के पीछे एसिड है। अदरवाइज एसिड पता किन के लगते हैं? जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तभी तो उनका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एसिड की फैमिली से भी नहीं है, फिर भी इसके नाम के पीछे एसिड लगा हुआ, तो उसका आंसर क्या आएगा? पिक्रिक एसिड। अब बताता हूं बेटा इसके नाम के पीछे एसिड क्यों लगा। मैंने तुम्हें बताया था NO2 ग्रुप इसमें 3 है और NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? -I। जब हमने लास्ट वीडियो की थी तो मैंने बताया था -I इफेक्ट हमेशा एसिडिक नेचर को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता। क्या कर देता बेटा? इंक्रीज। इस फिनोल के एसिडिक नेचर को इन 3 -I इफेक्ट वाले ग्रुप ने इतना बढ़ा दिया कि इसके नाम के पीछे हमें क्या वर्ड लगाना पड़ा? एसिडिक। क्या वर्ड लगाना पड़ा? एसिडिक। ये था पिक्रिक एसिड। लेकिन फिर भी इस मेथड से जो आपका पिक्रिक एसिड बन रहा है वो अच्छे अमाउंट में नहीं मिल रहा बेटा। किसमें नहीं मिल रहा है? अच्छी अमाउंट में। अगर हम इसको अच्छी अमाउंट में चाहते हैं पिक्रिक एसिड को, ताकि ये ज्यादा अमाउंट में बने, तो कैसे बनेगा उसका तरीका देखिएगा। हाउ कैन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पिक्रिक एसिड? देखो कैसे बनता है बेटा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने फिनोल लिया। क्या ले लिया? फिनोल। इसकी रिएक्शन आप H2SO4 से करवाओगे कंसंट्रेटेड एट हाई टेम्परेचर। तो क्या होगा? ये टूट जाएगा SO3H में और OH में। इसलिए क्या होगा? OH SO3H ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और कहां पे भी जुड़ेगा? पैरा पे भी जुड़ेगा। कहां पे भी जुड़ेगा? पैरा पे भी जुड़ेगा। जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? पहले ये बनेगा बेटा, ये मैं तुम्हें करवा चुका हूं सल्फोनेशन में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप इसके ऊपर HNO3 डालोगे, कंसंट्रेटेड HNO3। क्या डाल दोगे? कंसंट्रेटेड HNO3। अब आपका पिक्रिक एसिड जो बनेगा वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। तो पिक्रिक एसिड की अमाउंट कैसे बढ़ाई जाती है? फर्स्ट फिनोल रिएक्ट विद द H2SO4 फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा सल्फोनिक एसिड विद द फिनोल। सॉरी, ये बनाता क्या बनाता है? इट Phenol react with the concentrated H2SO4 form डाइसल्फोनिक एसिड ऑफ फिनोल। सॉरी, सल्फोनिक एसिड्स ऑफ फिनोल। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? सल्फोनिक एसिड ऑफ फिनोल। सल्फोनिक एसिड ऑफ फिनोल। Then these react with the concentrated HNO3 and form पिक्रिक एसिड इन लार्ज अमाउंट एंड फॉर्म पिक्रिक एसिड इन लार्ज अमाउंट। ये था बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। आपका कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इससे इजी तरीका नहीं हो सकता बेटा। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है। मेरे चैनल को आप
प्लीज सब्सक्राइब करो, सॉरी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर प्रेफर करो बेटा, ताकि मेरा चैनल भी आगे बढ़े, मुझे भी सपोर्ट मिले, मेरा भी मन करे ताकि मैं आगे बढ़ूं। और मेरे चैनल का नाम है बेटा MS पथेरिया। क्या नाम है? MS पथेरिया। ओके, थैंक यू।